नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देव चरण में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने मौर्योत्तर काल को शुरू किया है। शुंग वंश और कर्ण वंश, आंध्र सातवाहन वंश तक हमने चर्चा कर लिया। अब देखते हैं दोस्तों वाकाटक वंश। वाकाटक वंश के संस्थापक हैं विंध्य शक्ति। जो वाकाटक वंश है दोस्तों, इसके संस्थापक विंध्य शक्ति हैं, जो 255 से 275 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। ये भी एक महत्वपूर्ण ही है। तो जो वाकाटक वंश है, इसके संस्थापक विंध्य शक्ति है, विंध्य शक्ति जी हैं। इन्होंने अपनी राजधानी नंदीवर्धन को बनाया था। इन्होंने अपनी राजधानी नंदीवर्धन को, जो नागपुर है, यानी नंदीवर्धन नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है, इसको उन्होंने अपनी राजधानी बनाया। आंध्र सातवाहन वंश का सामंत अथवा कर्मचारी विंध्य शक्ति ने 255 ईस्वी में वाकाटक वंश की स्थापना करके 275 ईस्वी तक शासन किया था। विंध्य शक्ति ने नंदीवर्धन को अपनी राजधानी बनाया, यानी नागपुर को। इसके बाद आता है प्रवर सेन प्रथम। प्रवर सेन प्रथम 275 से 235 ईस्वी तक शासन किया था। प्रवर सेन प्रथम सम्राट की उपाधि धारण किया था। सम्राट की उपाधि प्रवर सेन धारण किया था। इसने 4 अश्वमेध यज्ञ आयोजन करवाया, राजसूय यज्ञ आयोजन करवाया। तो विंध्य शक्ति का पुत्र था जिसने ये सब करवाया था, प्रवर सेन प्रथम। यह विंध्य शक्ति का पुत्र था प्रवर सेन। प्रवर सेन प्रथम विंध्य शक्ति का पुत्र था। वह वाकाटक वंश का सबसे शक्तिशाली एवं प्रतापी शासक था। उसने 4 अश्वमेध यज्ञ और अनेक वैदिक यज्ञों का आयोजन करवाया था। प्रवर सेन प्रथम सम्राट की उपाधि धारण करने वाला दक्षिण भारत का पहला शासक था। यदि पूछा जाए दक्षिण भारत का प्रथम शासक कौन है जिन्होंने सम्राट की उपाधि धारण किया था, वह है दोस्तों प्रवर सेन प्रथम। प्रवर सेन प्रथम के उत्तराधिकारी हैं रुद्रसेन प्रथम 335 से 360 ईस्वी तक शासन किया था। रुद्रसेन के बाद पृथ्वीसेन प्रथम 360 से 385 ईस्वी तक शासन किया था। इसके बाद रुद्रसेन द्वितीय आता है, वो 385 से 390 तक शासन किया। इसके बाद प्रभावती गुप्ता आती है, जो 390 से 410 तक शासन की थी। यह संरक्षिका शासिका थी ये प्रभावती गुप्ता। इसके बाद प्रवर सेन द्वितीय आता है, जो 410 से 440 तक शासन किया। पृथ्वी सेन द्वितीय या अंतिम शासक है। प्रवर सेन के पूरे उत्तराधिकारी हैं। पृथ्वी सेन द्वितीय वाकाटक वंश का अंतिम शासक है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले रुद्रसेन। रुद्रसेन 335 से 360 ईस्वी तक शासन किया था। रुद्रसेन प्रथम गुप्तकालीन नामक समुद्रगुप्त के समकालीन था। गुप्तकालीन शासक समुद्रगुप्त के समकालीन था रुद्रसेन प्रथम। गुप्त काल में जो एक समुद्रगुप्त है दोस्तों, उन्हीं के समकालीन था। पृथ्वी सेन प्रथम 360 से 385 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने
अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह पृथ्वीसेन प्रथम के पुत्र रुद्रसेन द्वितीय के साथ किया था। पृथ्वीसेन प्रथम समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समकालीन शासक था। जो पृथ्वीसेन का पुत्र था रुद्रसेन द्वितीय, इन्हीं से चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने अपनी पुत्री का विवाह किया था। रुद्रसेन द्वितीय जो 385 से 390 तक इन्होंने शासन किया था, इनके पुत्र थे दो, दिवाकर सेन और दामोदर सेन। इनके दो पुत्र थे रुद्रसेन द्वितीय के। रुद्रसेन द्वितीय की अल्प समय में मृत्यु हो गई। उसके दो पुत्र दिवाकर सेन और दामोदर सेन अल्पवयस्क थे। प्रभावती गुप्ता अपने दोनों पुत्रों की संरक्षिका शासिका बनकर 390 से 410 ईस्वी तक शासन किया था। किसने? प्रभावती गुप्ता ने। वे दो पुत्र थे इनके, दिवाकर सेन और दामोदर सेन। जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनकी संरक्षिका शासक बनकर इन्होंने 90 से 410 तक शासन किया था। इसके बाद प्रवरसेन द्वितीय आता है, जो 410 से 440 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। रुद्रसेन द्वितीय का पुत्र दामोदर सेन, ये जो प्रवरसेन द्वितीय है दोस्तों, यही जो रुद्रसेन द्वितीय का पुत्र था दिवाकर दिवाकर, तो ये दामोदर सेन प्रवरसेन द्वितीय की उपाधि धारण करके 410 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक करवाया। और प्रवरसेन द्वितीय साहित्यकार एवं विद्वान शासक भी था, तो यह प्रवरसेन द्वितीय के नाम से यह शासन करने लगा। कौन? दामोदर सेन। अपने सेतुबद्ध नामक ग्रंथ की रचना किया था। उसने प्रवरसेन द्वितीय ने सेतुबद्ध नामक ग्रंथ की रचना भी किया था, क्योंकि वह एक कवि भी था। कवि कालिदास ने सेतुबद्ध नामक ग्रंथ की रचना में सहयोग किया था। कालिदास ने इसमें सहयोग किया था। कवि कालिदास प्रवरसेन द्वितीय के दरबार में रहकर मेघदूतम नामक ग्रंथ की रचना किए थे। मेघदूतम रचना कालिदास ने की थी, वो भी प्रवरसेन द्वितीय के दरबार में रहकर। अगला पॉइंट है, वाकाटक वंश का अंतिम शासक पृथ्वीसेन द्वितीय था। वाकाटक वंश का अंतिम शासक पृथ्वीसेन द्वितीय था। वाकाटक वंश का राजकीय चिन्ह है गंगा। अगला पॉइंट, वाकाटक वंश की राजकीय भाषा है संस्कृत। अगला पॉइंट, अजंता की गुफा में गुफा संख्या 9 और 10 वाकाटक वंश से संबंधित है। जो अजंता की गुफाएं हैं 9 और 10 यह वाकाटक वंश से संबंधित है। अब देखते हैं कलिंग का चेदी वंश। कलिंग का चेदी वंश दोस्तों, आइए देखते हैं कलिंग का चेदी वंश। कलिंग के चेदी वंश के शासक मूल रूप से बुंदेलखंड के रहने वाले थे। जो कलिंग है, इस क्षेत्र के जो चेदी वंश के शासक हैं, ये मूल रूप से बुंदेलखंड के रहने वाले थे, जिनके पूर्वज जाकर कलिंग राज्य में रहने लगे। पहली सदी ईसा पूर्व में महामेघवाहन ने पहली सदी ईसा पूर्व में कलिंग राज्य में चेदी वंश की नींव डाला था। महामेघवाहन ने कलिंग में पहली सदी ईसा पूर्व में चेदी वंश की नींव डाला। कलिंग के चेदी वंश का सबसे प्रतापी शासक, कलिंग के चेदी वंश का सबसे प्रतापी शासक राजा खारवेल था। वह जैन धर्म का कट्टर अनुयायी था
और वह लगभग 28 ईसा पूर्व में अपना राज्याभिषेक करवाया था। खारवेल सबसे प्रताप अपने कलिंगाधिपति एवं कलिंग चक्रवर्ती की उपाधि धारण किया था। उसने यानी राजा खारवेल ने कलिंगाधिपति एवं कलिंग चक्रवर्ती की उपाधि धारण किया था। राजा खारवेल ने उदयगिरी की पहाड़ियों में हाथी गुफा के प्रवेश द्वार पर लेख लिखवाया था, जिसे हाथी गुफा अभिलेख कहा जाता है। उदयगिरी की पहाड़ियों में हाथी गुफा लेख की भाषा संस्कृति थी और लिपि ब्राह्मी है। हाथी गुफा अभिलेख की भाषा संस्कृति और लिपि ब्राह्मी है। इस अभिलेख के अनुसार कलिंग राज में नंदराज महापद्म नंद द्वारा बनवाई गई नहरों का राज दरबार जो था राजा खारवेल ने राजा खारवेल ने तंसुली से तोसली तक विस्तार करवाया था। जो कलिंग राज में नंदराज महापद्म नंद था, इनके द्वारा बनवाई गई एक नहर थी, उसको राजा खारवेल ने तंसुली से लेकर तोसली तक विस्तार करवाया था। कलिंग राज से जिनसेन की प्रतिमा को महापद्म नंद ने पाटलिपुत्र ले गया था। जिनसेन की प्रतिमा उसे राजा खारवेल पुनः तोसली लाया। हाथी गुफा अभिलेख पर सर्वप्रथम भारतवर्ष शब्द लिखा हुआ पाया गया है। हाथी गुफा अभिलेख नहरों का साक्ष्य देने वाला हाथी गुफा लेख पहला अभिलेखी साक्ष्य है। ये दोस्तों कलिंग का चेदी वंश है। इसके बाद हम संगम कालीन राज्य देखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं और एक बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।